तो जय हिंद दोस्तों, अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो कि क्लास 12 के अंदर में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक बिल्कुल ही सिंपल चैप्टर है अगर आप इसके ऊपर में ध्यान दें तो। चलिए अब बात करते हैं कि पार्टनर्स किसे कहते हैं और पार्टनरशिप किसे कहते हैं। पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब होता है, सिंपल तरीके से बात करें कि फंडामेंटल सिंपल चीज बतानी है कि मूलभूत चीजें क्या होती है। फंडामेंटल बेसिक चीजें, अगर हम बेसिक चीजों के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि बेसिक चीज किसे कहते हैं तो उसे कहते हैं फंडामेंटल। मतलब बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में इसको हमें जानकारी देनी है कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स और उसके बीच में पार्टनरशिप, मतलब उसके बीच में क्या रिलेशन है। पार्टनर्स का मतलब सिंपल सी चीज है, जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलके, लाइक दैट ए एंड बी, ये दोनों मिलके जब काम करते हैं उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड में। और ए कौन है? ए पार्टनर है। बी कौन है? बी भी पार्टनर है। और जब ये दोनों पार्टनर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप फर्म। और अगर सिंगल पर्सन, एक पर्सन काम करता है तो सिंपल वर्ड में कहें तो उसे कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। इज दैट क्लियर? सोल प्रोप्राइटरशिप, SOLE, सोल। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या था? सोल का मतलब था अकेला, एकल, एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति किसी कंपनी के अंदर में काम करता है तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब दो या दो से अधिक बंदे काम करते हैं तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। अब पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2% तो चाहिए। मिनिमम 2% पार्टनरशिप में चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम विल बी नो लिमिट, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। समझ में आ गई बात? ये होगी हमारी पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड। अगर मैं यहां लिख देता हूं मिनिमम 2 तो होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे क्या होने चाहिए? नो लिमिट है, मतलब अनलिमिटेड भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों के अंदर। बिल्कुल सिंपल वे के अंदर में। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन कर लेते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है। 1932 के अंदर में पार्टनरशिप एक्ट बना था और पार्टनरशिप एक्ट लागू जो किया गया था वो 1933 में लागू किया गया था, जिसे कहते हैं इन्फोर्समेंट। मतलब अगर रूल की बात करते हैं, पहले हम रूल में डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, ये जब एक्ट बना था 1932 के अंदर में एक्ट बनाया गया था और जो इन्फोर्समेंट हुआ था, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 1/10/1933 में। इसे इन्फोर्समेंट किया गया था पूरी तरीके से, तब जाके ये एप्लीकेबल हो चुका था ऑल ओवर इंडिया। इसे क्या कहते हैं? 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बना और 1932। लेकिन हम पढ़ते क्या है, जब एक्ट बन गया, एक्ट बनाता कौन है? पार्लियामेंट के अंदर बनता है, जो MP बनाते हैं। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद भवन में बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने मिले और मिलने के बाद में एक एक्ट पारित कर दिया 1932 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1947 के अंदर देश आजादी हुई, अब 1932 के अंदर में पार्टनरशिप एक्ट कैसे लग गया? भैया पहले अंग्रेजों के जमाने के अंदर में ही पार्टनरशिप एक्ट लगा दिया गया था। ये उसी टाइम बनाया गया था, कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट हमारा पुराना है। तो पार्लियामेंट में 1932 में पार्टनरशिप एक्ट लगाया गया और 1 अक्टूबर 1933 को, मतलब 1 अक्टूबर 1933 में इसे इन्फोर्समेंट लगा दिया गया था। मतलब इसे कानूनी तरीके से पूरे इंडिया पे लागू कर दिया गया था। बट हम आज भी हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि उस टाइम बनाया गया था, इसलिए कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर में सेक्शन कितने हैं बिल्कुल पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, जब पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 बना तो इसमें सेक्शन बनाया गया। जब कभी कोई एक्ट बनता है उसमें सेक्शंस बनते हैं। ठीक है। सेक्शंस, सबसेक्शन नीचे जो आता है, सेक्शन से नीचे उसे कहते हैं सबसेक्शन। सबसेक्शन के अंदर आता है उसे कहते हैं क्लॉजेस। तो सेक्शन 1 to सेक्शन 74 टोटल इतने सेक्शन बनाए गए थे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में। और अब बात करते हैं कि सेक्शन 4 क्या कहता है। जैसे 1 से लेके 4 तक सारे सेक्शनों में सही बात लिखी गई थी। पार्टनर्स की ड्यूटी क्या होगी, पार्टनर के राइट्स क्या होंगे, पार्टनर किस लिए बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होगी
ऑल थिंग्स जो होगा सेक्शन 1 to 74। अच्छा, और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि 12th क्लास के नॉर्मल बच्चों के लिए ये सेक्शन के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में नहीं है, सिर्फ सेक्शन 1 2 3 4 के अराउंड में पढ़ाया गया। सेक्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन क्या गई है पार्टनरशिप की, बिल्कुल द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, ये रिलेशनशिप है किसी पर्संस का हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि एग्री करते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट का शेयरिंग ऐसा होगा, ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो इस बिजनेस को सभी बंदे मिलके भी चला सकते हैं, और एनी वन ऑफ देम, या एक बंदा भी चला सकता है, और एक्टिंग फॉर ऑल, और सबके सब मिलके भी चला सकता है। मतलब एक बंदा भी चला सकता है कंपनी को, सही मिलके भी चला सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर में, मतलब सभी के सभी मिलके पार्टनरशिप चला सकते हैं। तो पार्टनर्स क्लियर हो गया कि पार्टनर्स क्या है, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप में मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए, मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया, 1 अक्टूबर 1933 में इन्फोर्समेंट में आया, और पार्लियामेंट एक्ट 1932 के अंदर में सेक्शन 1 to सेक्शन 74 ये दोनों के दोनों मिला दिए गए थे, मतलब इतने सेक्शंस बनाए गए थे। अब पार्टनरशिप के बारे में बेसिक जानकारी जो है हमें सीख लेनी चाहिए। जानकारी नंबर 1, पार्टनरशिप बिल्कुल अलग होता है दो चीजों से, जो कि बार बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है हर किसी को कि भाई पार्टनरशिप अलग है और दूसरी चीज अलग है, कैसे अलग अलग है बताइए। तो बच्चे क्या कहते हैं कि भाई पार्टनरशिप क्या सेम होती है किसके, ज्वाइंट वेंचर के, ज्वाइंट वेंचर क्या ज्वाइंट वेंचर के सेम होती है, तो ना, पार्टनरशिप बिल्कुल अलग होती है ज्वाइंट वेंचर के, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में एक चीज होता है, वो चाहिए क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर में एक चीज होती है, ये स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, किसी एक स्पेशल काम के लिए जो होता है उसे कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर आज अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो आप लोगों ने एयरलाइंस के बारे में सुना होगा, जिसमें एक एयरलाइंस का नाम है विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा, ये विस्तारा जैसे ही नाम आता है लोगों को याद आता है अच्छा विस्तारा एयरलाइन, ये एयरलाइन जो है वो टाटा का है। किसका है, TATA। अब भैया टाटा, भैया रतन टाटा जी तो अभी इस टाइम पे चेयरमैन है नहीं, तो है कौन, तो रतन टाटा नहीं है, तो टाटा एंड सन्स, मतलब उनके बच्चे, उनके नीचे जितने आएंगे उस हिसाब से होता चला जाएगा। और दूसरा जो है ये दो बंदों के बीच में मिलकर बना, मैंने भी बताया, ये भी दो बंदे ज्वाइंट वेंचर में होते हैं। पहला कौन हो गया, विस्तारा का ज्वाइंट वेंचर सबसे पहला गया टाटा सन्स, जिसके पास में 51% शेयर होल्डिंग है। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल। और दूसरा पर्सन कौन है जिसके पास में ये है, ये एक कंपनी है जो है सिंगापुर एयरलाइंस। किसकी है, सिंगापुर एयरलाइंस, इन दोनों का है। अब ऑब्वियस सी बात है, टोटल शेयर तो 100%, 51% शेयर ले गया टाटा, तो बचा कितना, 49%। यही जो है हमारा क्या है, ज्वाइंट वेंचर। इंडिया में आज ज्वाइंट वेंचर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा विस्तारा का था। एग्जांपल, आई होप आप लोगों का हैंड राइटिंग बिल्कुल समझ में आ रही होगी, इतनी बुरी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी काम चलाऊ है, काम चला सकते हैं। तो विस्तारा एयरलाइन जो है वो एयरलाइन टाटा एंड सन्स का है, जिसका 51% शेयर होल्डिंग है, और सिंगापुर एयरलाइन का 49%। इन दोनों को मिलने के बाद में जो बने वो ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, सवाल एक और आता है जो हर बार मन में आता है, क्या है भाई, ये तो हम आपकी बात मान लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या PNB बैंक, क्या SBI बैंक, क्या BOB बैंक, ये क्या 3-4 बैंक के मैंने नाम बताया जो बड़े बैंक है, क्या ये बैंक जो है, ये बैंक क्या इन्होंने 2-3 बैंक ऐड कर लिया, लाइक दैट। एक एग्जांपल लेते हैं BOB का। BOB में 2 बैंक को मर्ज किया गया, एक बना गया विजया बैंक, और दूसरा बैंक एक और आया, उसका नाम है देना बैंक। 2 बैंक मिलके BOB में ऐड हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐड हो गए। तो मुझे ये बताइए समझ के, क्या पार्टनरशिप कहलाएगा इसको, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे कहेंगे एमलगमेशन एंड मर्जर। इसका मेन जो होगा वो BOB होगा, और ये इसके साथ में क्या हो गए, मर्ज हो गए, इसे कहते हैं मर्जर। इसके सारे के सारे डिसीजंस जो लेगा वो अब BOB लेगा। मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूं बिल्कुल सिंपल वर्ड के अंदर में, बच्चों को नहीं पता चलता 12th तक को कि भाई एमलगमेशन क्या है,
और मर्जर क्या है। तो आप सिंपल वे में समझ सकते हो, पार्टनरशिप के अंदर में इन दोनों के दोनों बंदे मिलके ज्वाइंटली काम करेंगे, इसमें भी ज्वाइंटली काम करेंगे। बट पार्टनरशिप के अंदर में क्या चीज है कि पार्टनरशिप लंबे समय तक चलेगी, जो इनके बीच में डीड में बात लिखी होगी, DEED, डीड के अंदर जो बात लिखी होगी इस हिसाब से। डीड का मतलब एग्रीमेंट भाई। कई बंदे पूछ रहे हैं भैया डीड का मतलब क्या? भैया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वही जो 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में होता है, बिल्कुल सिंपल। वो मैं आप लोग को पिक दिखा दूंगा। तो ये एक डीड होता है, इसमें लिखा होता है कि वैलिडिटी कब तक है भाई, वैलिड अप टू, कब तक है बता दो जरा हमको, वैलिड कब तक है ये बता दो। डीड के अंदर बात लिखी होती है, बट ज्वाइंट वेंचर के अंदर बातें नहीं लिखी होती है। ज्वाइंट वेंचर में स्पेशल पर्पज के लिए होता है, जिस दिन विस्तारा कंपनी अलग अलग होगी या अपने शेयर्स को अलग अलग करके साइड हो जाएंगे। इसका मतलब एक स्पेशल पर्पज के लिए है, बट पार्टनरशिप स्पेशल पर्पज के लिए नहीं होती। अब दूसरा आते हैं मर्जर और एमलगमेशन। तो एमलगमेशन के अंदर में क्या आता है, मर्जर में, इसमें अगर मैं मान के चलूं तो ये हेड ब्रांच हो गया, HB हेड ब्रांच, और इसके नॉर्मल ब्रांचेस हो गए। तो इन दोनों का मिलके क्या, मर्जर। ये दोनों बैंक, विजया बैंक और देना बैंक मिलके BOB में मर्ज हो गए। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, इतना बड़ा सा अगर मानो चेक है इसका, तो इस चेक के ऊपर में छोटे छोटे से इनके भी साइंस बने होते हैं, मतलब इनके एक लोगो और इनका एक पूरा पर्टिकुलर लिखा होता है, विजया बैंक, देना बैंक, और यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। हाँ, कुछ बंदों को क्वेरी आ सकती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का फेवर कर रहे हैं, आपने SBI और PNB क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपकी शर्ट भी ऑरेंज कलर की। बिल्कुल भाई, BOB के अंदर मेरा अकाउंट भी है, मैं क्या कर सकता हूँ। और तो बैंक ऑफ